हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। चलिए शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं 20 MCQs क्वेश्चंस के बारे में जो एम्स और नॉर्सेट से रिलेटेड है। इस बार हम लोग मेंटल हेल्थ रिलेटेड से 20 क्वेश्चंस देखेंगे और उसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एम्स के इस 4 ऑप्शन में से आप कौन सा आंसर कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को दिए और मैंने असेस किया है कि क्वेश्चंस का कुछ पैटर्न होता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आंसर को चूज कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। चलिए जैसे कि हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं और स्क्रीन में हम लोग देखते हैं एम्स नॉर्सेट के 20 क्वेश्चन जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और उसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और 4 ऑप्शन जानेंगे और सही आंसर जानेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, तो हर क्वेश्चन को समझते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम लोग आंसर को चूज करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। A 20-year-old client was diagnosed with dependent personality disorder, which behavior is not most likely to be evidence of ineffective individual coping। ठीक है, एक ओल्ड 20 years old क्लाइंट है जो डायग्नोज होता है किससे, आपका डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से। ठीक है, यहां पर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, विच बिहेवियर इज नॉट मोस्टली लाइक टू एविडेंस। ठीक है, यहां पर हमको नॉट मोस्ट लाइकली टू बी एविडेंस के बारे में फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? तो देख लीजिए, जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आएगा तो यहाँ पर बेसिकली अपने क्वेश्चंस को आप क्या करिए, स्प्लिट कर लीजिए ताकि आप इजीली से समझ सके। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर ऐसा पर्सनैलिटी जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर क्या हो, डिपेंडेंट हो। क्लियर हो गया? उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लियर हो गया? जो अपना काम खुद से नहीं कर पाता उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा आंसर इसमें आएगा। फर्स्ट, दिस कॉल्ड रिकरेंट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। सेकेंड, दिस कॉल्ड अवॉइडिंग रिलेशनशिप। Third, this called showing interest in solitary activity, and fourth, this called inability to make choice and decision without advice। क्लियर हो गया? चलिए आंसर देखते हैं इसमें। इसका आंसर है inability to make choice and decision without advice। क्लियर हो गया? इसका आंसर फोर्थ है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देख ली, बेसिकली यहां पर बात हो रहा है आपका डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। मतलब ऐसा पर्सनैलिटी जो दूसरे पर क्या हो, डिपेंडेंट हो। क्लियर हो गया? और यहां पर आंसर देखिए, इनएबिलिटी टू मेक चॉइस एंड डिसीजन विदाउट एडवाइस। मतलब इनएबिलिटी है, मतलब मेक चॉइस, मतलब चॉइस जो है वो नहीं कर पाता और डिसीजन नहीं ले पाता, इनएबिलिटी है। इसीलिए ये क्या होगा, डिपेंडेंट है किसी चीजों पर, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बाकी जो आपका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, अवॉइडिंग रिलेशनशिप है, शोइंग इंटरेस्ट है, ये तो आप खुद से करोगे। क्लियर हो गया? इसीलिए ये ऑप्शन उसके अंदर नहीं आएंगे, इसलिए इसका आंसर जो है वो फोर्थ होगा। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट आता है सेकेंड क्वेश्चन कहता है ट्रीटमेंट ऑफ ADHD इन्वॉल्व द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट। ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ADHD के बारे में। ADHD मतलब अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा ड्रग उसमें नहीं देते, एक्सेप्ट किसमें नहीं देते। क्लियर हो गया? फर्स्ट आता है दिस कॉल एम्फेटामिन, सेकेंड दिस कॉल एंटी डिप्रेशन, थर्ड दिस कॉल बार्बिट्यूरेट्स, फोर्थ दिस कॉल लिथियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया? यहां पर देखिए बेसिकली ADHD दो अलग अलग चीजें हैं। ADHD बोलेगा तो दिस कॉल अटेंशन डेफिशिएट, उसमें अटेंशन डेफिशिएट भी है। सेकेंड दिस कॉल हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी है, पेशेंट हाइपर एक्टिविटी भी कर रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां पर बात कर रहे हैं इसके आंसर के बारे में। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आंसर देख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। चलिए इसका आंसर जो है वो है बार्बिट्यूरेट्स। क्लियर हो गया?
इसमें आपका ADHD में एम्फेटामिन भी देते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी देते हैं और लिथियम कार्बोनेट भी देते हैं, लेकिन बारबिट्यूरेट्स नहीं देते। क्लियर हो गया। एंटी डिप्रेसेंट जो है पेशेंट क्या करता है, अगर पेशेंट देखिए हाइपर एक्टिविटी है, अटेंशन डेफिशिएट है, ठीक है, और पेशेंट अगर मान लीजिए पेशेंट डिप्रेशन में है तो उससे कोप अप करने के लिए क्या होता है, पेशेंट को एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एम्फेटामिन भी देते हैं और साथ साथ लिथियम कार्बोनेट भी देते हैं पेशेंट के बॉडी को, उसके मूड को मैनेज करने के लिए, लेकिन बारबिट्यूरेट्स हम पेशेंट को नहीं देते, इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या है, बारबिट्यूरेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फॉर असेसिंग द अडल्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट नर्स ऑब्जर्व विच बिहेवियर, नर्स ऑब्जर्व विच बिहेवियर। क्लियर हो गया। इसको ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट दिस कॉल जनरेट न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस, सेकेंड दिस कॉल assume responsibility for her action, third has maximum ability to solve problems and learn new skills, next this call her perception are based on reality। ठीक है, तो यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक नर्स को असेस करना है किसका, अडल्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका अडल्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया या फिर हो रहा है, कौन से बिहेवियर को देखकर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ओके, तो इसका आंसर है ए, जनरेट न्यू लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, देखिए कोई भी इंडिविजुअल का अवेयरनेस अगर अच्छा है, वो सबके बारे में नॉलेज रखता है, सबके बारे में जानकारी रखता है, हर एक चीजों के बारे में अवेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता है, अवेयरनेस कैसे होगा, किसी भी चीज को हम कैसे अब्जॉर्ब करेंगे, किसी भी चीज को हम कैसे सीखेंगे। अगर हमारे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा है तभी हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं या फिर किसी भी चीज को सिखा सकते हैं। अगर हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही अच्छा नहीं है तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाएंगे और किसी भी इंफॉर्मेशन को ले नहीं पाएंगे। इसीलिए इसका आंसर जो है वो है जनरेट न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस। अगर उसका अवेयरनेस अच्छा है, आप देख रहे हो उसका अवेयरनेस जनरेट हो रहा है, प्रॉपर्ली सही चीजों को फुलफिल कर रहा है, सही चीजें दे रहा है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो इसका आंसर जो है वो है ए, जनरेट न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस। क्लियर हो गया। होप्स तो थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू अ क्लाइंट बिफोर ECT, nurse should carefully observe the client for। क्लियर हो गया। देखिए यहां पर अभी बात हो रहा है दो चीजों के बारे में, एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में बात हो रहा है जो हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं क्लाइंट को, दूसरा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिफोर ECT थेरेपी में, मतलब ECT हम दिए नहीं है उसके पहले बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो क्या हम लोग को देखने को मिलता है, चलिए फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, क्या ऑब्जर्व करना है नर्स को, क्या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज ऑब्जर्व करना है, क्या नौशिया वॉमिटिंग ऑब्जर्व करना है, क्या डिजीनेस ऑब्जर्व करना है, या फिर सीजर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 ऑप्शंस है, तो 4 ऑप्शंस में एक नर्स को क्या ऑब्जर्व करना है क्लाइंट में अगर हम उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दे रहे हैं ECT के पहले। तो इसका आंसर क्या है, यस इसका आंसर है ए, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट अगर आप दे रहे हो तो ये देखिएगा सबसे पहले कि पेशेंट को कहीं रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद ही आप ECT दोगे। इफ अगर आप ECT दे दोगे तो हो सकता है पेशेंट चोक कर जाए और क्या होगा, सडन डेथ हो जाएगा, आप पेशेंट को रिकवर नहीं कर पाओगे तुरंत। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आप नर्स को क्या ऑब्जर्व करना है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिसओरिएंटेशन इज मोस्ट
कॉमनली सीन इन, मतलब डिसओरिएंटेशन हमको किस में देखने को मिलता है? फर्स्ट, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। सेकेंड, सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। सी, मेनिया में देखने को मिलता है। या नन ऑफ अबव, या तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। हमको इसको किस में देखने को मिलता है? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में डिसओरिएंटेशन देखने को मिलता है। सिजोफ्रेनिया, मेनिया, ये सारी चीजें में हमको कंफ्यूजन देखने को मिलता है, डिसओरिएंटेशन देखने को नहीं मिलता। डिसओरिएंटेशन बेसिकली हमको ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन दो अलग अलग चीजें हैं। बेसिकली साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हमको कंफ्यूजन देखने को मिलता है, और ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में जो भी ब्रेन डिसऑर्डर्स होंगे उसमें हमको डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? इसलिए इसका आंसर ए है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है दिस कॉल 6 क्वेश्चन। मॉडिफाइड ईसीटी इज नॉट गिवन फ्रीक्वेंटली इन रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ। क्या कारण है कि हम मॉडिफाइड ईसीटी फ्रीक्वेंटली नहीं देते अपने रूटीन प्रैक्टिस में? चलिए इसका कारण देखते हैं। पहला कारण, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट। दूसरा, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तीसरा, ऑस्टियोपोरोसिस। चौथा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें आंसर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, इसका आंसर क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट। ओके, इसका आंसर इसलिए, यहां पर देखिए बेसिकली मॉडिफाइड ईसीटी के बारे में बात हो रहा है। बेसिकली 2 टाइप्स के ईसीटीज होते हैं। फर्स्ट दिस कॉल्ड डायरेक्ट ईसी एंड सेकेंड दिस कॉल्ड मॉडिफाइड ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी में बेसिकली हम लोग एनेस्थीसिया के यूज करते हैं, मसल रिलैक्सेंट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो हमको अगर एनेस्थेटिस्ट ही नहीं होगा तो हम कहां से हम पेशेंट को एनेस्थीसिया दे पाएंगे? ठीक है, इसका आंसर कोई मायोकार्डियल इन्फॉक्शन नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर इसलिए है, अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट है तो हम पेशेंट को मॉडिफाइड ईसीटी नहीं दे पाएंगे। क्लियर हो गया? डायरेक्ट ईसीटी दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से होता है। हम हर पेशेंट को डायरेक्ट ईसीटी नहीं देते हैं। ठीक है, अगर एनेस्थेटिस्ट हमारे पास अवेलेबल है तो बिल्कुल हम फ्रीक्वेंटली रूटीन प्रैक्टिस में मॉडिफाइड ईसीटी दे सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारे पास एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच इज द ओवरऑल प्रायोरिटी गोल ऑफ इन पेशेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। अब देखिए यहां पर इन पेशेंट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी इन पेशेंट का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो एक नर्सेस का क्या प्रायोरिटी गोल होता है वो देखते हैं। चलिए ऑप्शंस में क्या है? फर्स्ट दिस कॉल्ड मेंटेन ऑफ स्टेबिलिटी इन द कम्युनिटी। सेकेंड, मेडिकेशन कंप्लेंट्स। थर्ड, स्टेबलाइजेशन एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी। फोर्थ, बेटर कम्युनिकेशन स्किल। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो इसका आंसर जो है वो सी, स्टेबलाइजेशन एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी। ठीक है, यहां पर देखिए बेसिकली क्या के बारे में बात हो रहा है? यहां पर इन पेशेंट के बारे में बात हो रहा है। पेशेंट जो एडमिट हो गए हैं, ठीक है, उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि पेशेंट को स्टेबल करे और वापस कम्युनिटी में भेजे ताकि वो अपने लाइफ को सरवाइव कर सके फिर से। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट को स्टेबल कर लें, सिर्फ उतना ही नहीं है, उसे कम्युनिटी में सरवाइव करना, कम्युनिटी में फिर से स्टेबल करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए इसका आंसर जो है वो है स्टेबलाइजेशन एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी। ठीक है, सिर्फ मेडिकेशन देने से ही नहीं होगा, बेटर कम्युनिकेशन करने से ही नहीं होगा, सिर्फ स्टेबिलिटी कम्युनिकेशन मेंटेन करने से नहीं होगा, आपको पेशेंट को मेंटेन भी करना है और साथ साथ पेशेंट को स्टेबल भी करना है और कम्युनिटी में भेजना भी है, रिटर्न भी करना है ताकि वो अपने लाइफ को सरवाइव कर सके। क्लियर हो गया? होप सो आपको 7 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेट साइन ऑफ हीरोइन विड्रॉल्स आर। हीरोइन विड्रॉल्स के लेट साइन क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है दिस कॉल योनिंग एंड डायफोरोसिस। सेकेंड, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। थर्ड, दिस कॉल कॉन्स्टिपेशन एंड इरिटेबिलिटी। देन नेक्स्ट, फोर्थ, दिस कॉल वॉमिटिंग एंड डायरिया।
ठीक है। यहाँ पर हेरोइन विड्रॉल, यहाँ पर विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, जो पेशेंट बहुत समय से हेरोइन ले रहा है और जब वो उसे छोड़ता है उसे हम कहते हैं हेरोइन विड्रॉल सिम्टम्स। तो उसमें हम लोग को बेसिकली क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। बेसिकली हमको वहां पर वॉमिटिंग और डायरिया देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। पेशेंट को वॉमिटिंग और डायरिया इसलिए होता है क्योंकि वो विड्रॉल स्टेट पे है, पेशेंट उस चीज को छोड़ चुका है और उसका कंजप्शन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे लेने के लिए, उसके सिक्रीशन जो है लेने के लिए उसके जो एबिलिटी है वो क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अभी विड्रॉल सिस्टम विड्रॉल स्टेट पे है तो पेशेंट को चांसेस है कि उसको वॉमिटिंग और डायरिया हो, क्योंकि सेंसेशन जो है वो पेशेंट का क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। क्लियर हो गया। तो होप सो आपको 8 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, अबाउट गेले द टॉट सिंड्रोम के बारे में हम जानते हैं कि गेले द टॉट सिंड्रोम क्या है। ठीक है, फर्स्ट अपर लिम्ब टिक्स है, या फिर अपेयर प्रायर टू 7 years ऑफ एज, शाउटिंग या ऑब्सेंस वर्ड्स, या फिर ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो गेले द टॉट सिंड्रोम क्या है, एक टाइप का सिंड्रोम है जिसपे ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। क्या, लिम्बिक टिक भी देखने को मिल जाएगा आपको, शाउटिंग या फिर ऑप्शंस वर्ड यूज करता है, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगा, रिपीटिशंस देखने को मिल जाएगा, ये सारी चीजें हमको गेले द टॉट में देखने को मिलता है। तो होप सो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ओके राइट, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है। मतलब मैं सही था कि ये सारी चीजें आपको गिले द टॉट में देखने को मिलता है। अलम लिम्ब, अपर लिम्ब स्टिक देखने को मिल जाएगा, शाउटिंग एंड ऑप्शंस वर्ड का यूज कर रहा है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया। तो होप सो आपको 9 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू अबाउट ब्यूस्पिरोन एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें आपको पता चल गया होगा ब्यूस्पिरोन क्या है। जनरली ब्यूस्पिरोन इज अ टाइप ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन सी चीजें सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट इज एजोपिरोन, सेकेंड प्रोड्यूस सीवियर सेडेशन, थर्ड एंटी डिप्रेसेंट, एंड फोर्थ दिस कॉल्ड नो एंटी कन्वर्सन ड्रग्स या फिर नो एंटी कन्वर्सन एक्शन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है वो फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, तो ब्यूस्पिरोन क्या है, बेसिकली एंटी एंजाइटी ड्रग्स है। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें आएगी, आंसर चेक करते हैं एक बार अपन। ओके, प्रोड्यूस सीवियर सेडेशन इज द आंसर। ठीक है, तो ब्यूस्पिरोन क्या है, ब्यूस्पिरोन इज मेनली एंटी एंजाइटी ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो एंटी एंजाइटी कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये क्या करेगा, एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम आता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोड्यूस सीवियर सेडेशन क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, प्रोड्यूस सीवियर सेडेशन। क्लियर हो गया। जो एंटी डिप्रेसेंट है वो भी आपके एंजाइटी लेवल को कुछ समय तक के लिए क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीवियर सेडेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सारी चीजें गलत होगी, इसलिए इसका आंसर प्रोड्यूस सीवियर सेडेशन है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन डिप्रेशन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ। डिप्रेशन में क्या डेफिशिएंसी अपने को, किसके कारण डेफिशिएंसी अपने को देखने को मिलता है। फर्स्ट 5-HT, जिसको हम लोग 5 हाइड्रोक्सी ट्राइफेटामिन बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है एसिटोकोलिन, थर्ड दिस कॉल्ड डोपामिन, फोर्थ दिस कॉल्ड गाबा, दिस कॉल्ड गाबा अमीनोब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हमको दिया गया है। तो बेसिकली किसके कारण होता है डेफिशिएंसी, आंसर दिस कॉल्ड 5 हाइड्रोक्सी ट्राइफेटामिन के कारण क्या होता है, डेफिशिएंसी होता है डिप्रेशन में। ओके, बेसिकली ये आपका जो 5-HT है इसके कारण क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है, हमको डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, 12 क्वेश्चन कहता है इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विद अल्टरेशन in the brain level of, increased suicidal tendency is associated with alteration in the brain
लेवल ऑफ, ब्रेन लेवल ऑफ, ठीक है। इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। नॉन एड्रेनलिन, सीरोटोनिन, डोपामिन एंड गाबा। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट ये करना है कि सुसाइडल टेंडेंसी किसके कारण, ब्रेन में किसके कारण इंक्रीज होता है, कौन से हार्मोन के कारण क्या होता है हमारा इंक्रीज होता है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन लेवल जब हमारे ब्रेन में इंक्रीज होता है तो वो क्या कॉज करता है, आपका सुसाइडल टेंडेंसी कॉज करता है। सीरोटोनिन बेसिकली थॉट प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, थॉट, हमारे बहुत सारे थॉट्स क्या होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं और बहुत सारी चीजें हमको होने लग जाती है, जिसके कारण पेशेंट जो होता है बेसिकली सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ता है, ठीक है। उससे बहुत सारी चीजें गिल्ट भी पैदा होती है और वो सारी चीजों को क्या करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है और सोचता है कि मेरे लिए आखिरी चांस ये है कि मैं सुसाइड कर लूं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो उस समय सुसाइडल टेंडेंसी जो होता है सीरोटिन लेवल के बढ़ने के कारण क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है वो है सीरोटोनिन। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ वुमन ट्रीटेड विद लिथियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक महिला है जिसका ट्रीटमेंट, लिथियम का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो क्या है उस समय प्रेगनेंसी है। द फीटस शुड बी टेस्टेड फॉर। तो फीटस के लिए हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, फीटस के लिए क्या टेस्ट करेंगे, एक महिला है जिसे लिथियम चल रहा है और वो प्रेग्नेंट है, तो उस फीटस के लिए हम लोग क्या टेस्ट सजेस्ट करेंगे या फिर क्या टेस्टेड हम करते हैं कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट न्यूरल टिप डिफेक्ट टेस्ट करेंगे, या कार्डियक मालफॉर्मेशन का टेस्ट करेंगे, या तो यूरोजेनिटल एबनॉर्मलिटीज का टेस्ट करेंगे, या तो स्कैल्प डिफेक्ट्स का हम लोग क्या करेंगे, ये टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है फीटस के टेस्ट की, है ना। यहाँ पर अगर महिला को लिथियम चल रहा है तो बेसिकली लिथियम चल रहा है तो प्रेगनेंसी समय फीटस में कौन सा टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट आंसर इज दिस कॉल्ड कार्डियक मालफॉर्मेशन, ठीक है। लिथियम बेसिकली आपके हार्ट में भी अफेक्ट करता है, तो इसीलिए कार्डियक मालफॉर्मेशन हम लोग को देखना बहुत जरूरी, कहीं फीटस में कोई कार्डियक मालफॉर्मेशन तो नहीं हो गया, तो ये सारी चीजें हमको इसमें देखना है। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इज, या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट विद फॉलोइंग ड्रग्स। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ईपीएस मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें आता है दिस कॉल्ड एंटी साइकोटिक ड्रग्स, सेकेंड आता है दिस कॉल्ड एंटी एंजाइटी ड्रग्स, थर्ड दैट कॉल एंटी डिप्रेशन ड्रग्स एंड फोर्थ दिस कॉल्ड एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एंटी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम्स आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कौन से ड्रग से आपका बेसिकली ईपीएस आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर एंटी साइकोटिक ड्रग्स में भी पॉसिबल है इसका आंसर हो। चलिए देखते हैं। ओके राइट, इज एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अगर हम पेशेंट को बहुत लंबे समय तक एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे रहे हैं, लंबे समय तक हम लोग पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं, तो बेसिकली चांसेस है कि ईपीएस आ जाए, पेशेंट को एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम्स देखने को मिल जाए, उसके बिहेवियर में पेशेंट सेडेट हो जाता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस हमको देखने को मिल जाता है, वो बेसिकली एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स के कारण होता है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक्सेसिव यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और जनरलाइजेशन टू डिक्रीज पेनफुल थिंकिंग इज, ये एक टर्म्स है, हमको पता करना है कि एक्चुअली ये किसके अंदर आता है। फर्स्ट दिस कॉल्ड प्रोजेक्शन, सेकेंड दिस कॉल्ड रैशनलाइजेशन, थर्ड दिस कॉल्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन, फोर्थ दिस कॉल्ड ओवर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। बेसिकली इसका आंसर जो है वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। क्यों, देखिए बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमको किस में देखने को मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमको इंटेलेक्चुअलाइजेशन में देखने को मिलता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बेसिकली इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अंदर हमको देखने को मिलता है, इसीलिए इस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ फोकस ऑफ दिस थेरेपी इज टू हैव पॉजिटिव इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन, फिजिकल एंड सोशल टू इफेक्ट अ पॉजिटिव चेंज। यहां पर बेसिकली पॉजिटिव इन्वायरमेंटल थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ऐसे कौन सा थेरेपी है जो पॉजिटिव इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन पर काम करता है, फिजिकल लेवल पर काम करता है और सोशल लेवल पर काम करता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट मिलियोथेरेपी, सेकेंड दिस कॉल्ड साइकोथेरेपी, थर्ड दिस कॉल्ड बिहेवियरल थेरेपी एंड फोर्थ दिस कॉल्ड ग्रुप थेरेपी। तो बेसिकली इसका आंसर मिलियोथेरेपी होगा, क्योंकि मिलियोथेरेपी बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, तो इसका आंसर मिलियोथेरेपी ही होगा। ओके राइट, इसका आंसर जो है वो आपका मिलियोथेरेपी के अंदर आता है, राइट, क्योंकि मिलियोथेरेपी बेसिकली इन्वायरमेंट सेटिंग पर आता है। उसके लिए हम एक इन्वायरमेंट सेटिंग करते हैं ताकि पेशेंट रिकवर हो सके और सोसाइटी में प्रॉपर्ली सर्वाइव कर सके। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द फॉलोइंग डिल्यूजन्स आर कॉमन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिल्यूजन्स आर कॉमन इन डिप्रेशन। मतलब कुछ डिप्रेशन जो है वो कॉमनली डिप्रेशन में मिलते हैं, इसमें से कौन सा नहीं मिलता वो चीजें देखते हैं। फर्स्ट दिस कॉल्ड डिल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, सेकेंड डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंड्योरोस एंड डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। ये बेसिकली 4 ऑप्शन है, इसमें हम आंसर देखते हैं। बेसिकली डिल्यूशन ऑफ ग्रैंड्योरोस इसका आंसर है, क्योंकि जो ग्रैंड्योरोस डिल्यूशन ऑफ ग्रैंड्योरोस में इसमें पेशेंट जो होता है वो ओवर एक्साइटेड रहता है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी चीजें एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो बेसिकली ये चीजें डिप्रेशन में नहीं आएगी, क्योंकि डिप्रेशन में पेशेंट सेडेट रहता है और उस समय पेशेंट ज्यादा किसी भी चीज को एक्सप्रेस नहीं करता। पेशेंट क्या होता है अपने आप को बहुत काम और सेपरेट रखता है। लेकिन डिल्यूशन में, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंड्योरोस में क्या होता है, पेशेंट बहुत एक्सेसिव अमाउंट में बोलता है और बहुत चीजें बड़ा चढ़ाकर उन सारी बातों को बोलता है। तो इसका आंसर जो होगा डिल्यूशन ऑफ ग्रैंड्योरोस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट। हिप्नोटिक ड्रग्स बेसिकली किसके लिए ट्रीट के लिए काम आता है। फर्स्ट दिस कॉल्ड साइकोसिस, सेकेंड दिस कॉल्ड स्लीप डिसऑर्डर, थर्ड दिस कॉल्ड नेक्रोलेप्सी एंड फोर्थ दिस कॉल्ड पार्किंसन डिसऑर्डर। तो बेसिकली इसका आंसर देखते हैं। हिप्नोटिक्स आपका बेसिकली स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। देखिए अगर आप लोग को हिप्नोटिक बेसिकली किसके लिए आता है, आपका स्लीप डिसऑर्डर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पेशेंट को हिप्नोटाइज कर दिए, हिप्नोटाइज बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पेशेंट धीरे धीरे स्लीप कंडीशन में चला जाता है। तो बेसिकली उसी टर्म्स को लेकर क्या बनाया गया है, हिप्नोटिक ड्रग्स बनाया गया है जो बेसिकली स्लीप के लिए यूज होता है, स्लीप डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। इसलिए इसका आंसर जो है वो स्लीप डिसऑर्डर के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली 19 क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यूज। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यूज कौन सा होता है। फर्स्ट एम्पैथी, सेकेंड दिस कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, थर्ड दिस कॉल्ड ईगो स्टेट एंड फोर्थ दिस कॉल्ड रैकेट सिस्टम। तो इसका आंसर जो है दिस कॉल उसको हम लोग कहते हैं एम्पैथी। बेसिकली क्लाइंट सेंटर थेरेपी जो होता है वो एम्पैथी होता है, क्योंकि एम्पैथी के कारण पेशेंट क्या होता है, पेशेंट का लेवल जो उसका कॉग्निटिव लेवल है, उसका जो कैपेसिटी लेवल है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। साथ ही साथ पेशेंट डाइवर्ट करता है अपने माइंड को और धीरे धीरे क्या होता है उसमें एम्पैथी अगर हम बढ़ाएंगे तो पेशेंट क्या आता है, कोप अप लेवल जो होता है पेशेंट का बढ़ता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि व्हाट इज रोसाक प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। मतलब रोसाक प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो बेसिकली किसके लिए डिजाइन होता है, किसको मेजर करने के लिए डिजाइन होता है। फर्स्ट दिस कॉल्ड अनकॉन्शियस इंटेंशन, सेकेंड दिस कॉल्ड ड्रीम, थर्ड दिस कॉल्ड कॉन्शियस डिजायर एंड फोर्थ दिस कॉल्ड ब्रेन साइज। तो बेसिकली इसका आंसर देखते हैं। दिस कॉल्ड अनकॉन्शियस इंटेंशन।
ठीक है। बेसिकली रोसाक प्रोजेक्टेड एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, मरीज को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और उसके हिसाब के उसके इमेजिनेशन को देखते हैं कि पेशेंट क्या एक्सप्रेस कर रहा है उस पेंटिंग से। ठीक है, उससे बोलते हैं रोसाक प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक, होप सो आप लोग को 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरे और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस मैं आपको हर एक सब्जेक्ट्स का बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नॉट सेट में अच्छे से अच्छे डिटेल में पढ़िए और अच्छे से सक्सेस को पाइए। ये मेरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मुझे और एनकरेजमेंट मिले और मैं और बहुत सारे वीडियोस को बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।